Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Right. क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में? Solubility product. सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई थी सर, बफर स्टार्ट करने वाले थे। सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया था, बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करना सर क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि इसके आपने होमवर्क दिए थे। है। आज कर लेंगे। ओके सर। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर वही बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस रजिस्ट चेंज इन पीएच। अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो ये बफर सॉल्यूशन जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग है। अभी अपन बस ये देख रहे हैं कि भाई एक सॉल्यूशन को ये स्पेशल सा नाम क्यों दिया है बफर सॉल्यूशन, बनाना कैसे वो अपन नेक्स्ट चेक करेंगे। तो अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हो रहा है बाय अ लार्ज अमाउंट, हम उसको बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो भाई कोई सॉल्यूशन है ना, नो आइडिया कि उसमें क्या है। अगर मुझे इसका पीएच चेंज करना है तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इसका पीएच सपोज कम करना है, एसिड ऐड कर देंगे। एसिड ऐड करेंगे तो पीएच कम होगा, बेस ऐड करेंगे तो पीएच बढ़ेगा। अच्छा, श्योर शॉर्ट अगर चेंज करना है पीएच तो मोस्ट लाइकली हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करके देखेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा है कि पक्के से पीएच कम कर ही देगा और स्ट्रॉन्ग बेस पक्के से पीएच बढ़ा ही देगा। तो अगर ये सोल्यूशन एक बफर सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने से पीएच में बहुत चेंज नहीं आएगा। अब हमने बफर सोल्यूशन में ये बोला है कि इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, हमने ये नहीं बोला कि बफर का पीएच चेंज नहीं होता। पीएच यानी कि जो एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन है, बाहर से चेंज करने पर कोई भी चीज, यानी कि एसिड ऐड करने पर या बेस ऐड करने पर हर सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही। बिल्कुल जीरो चेंज तो अपन बोल ही नहीं सकते, समझ रहे हो? बिल्कुल जीरो चेंज तो अपन बोल ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत चेंज तो उसमें आता ही है। पर अगर बफर सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो चेंज है ये बहुत कम होगा, ये जो चेंज है बहुत कम होगा। क्यों होता है ऐसा? कैसे सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशन होते हैं? तो देखो, अगर हम बफर सॉल्यूशन के टाइप की बात करें, टू कैटेगरीज, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। अगर तुम लोग रिकॉल करो तो सिंपल बफर हमने पढ़ लिया है, याद करो पिछली की पिछली क्लास में। aqueous solution of salt of weak acid weak base, हमने उसमें लिखा था कि भाई वीक एसिड वीक बेस का जब हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का पीएच और H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, याद है? यस सर। एंड इट एक्ट एज अ सिंपल बफर सॉल्यूशन। और सीख बात भी है भाई, वीक एसिड वीक बेस के पीएच का फॉर्मूला था
pH equals 7 plus half pKa minus pKb. PKB. Yes, sir. तो अगर मैं इसमें सॉल्यूशन में चेंजेस करूं, मैं इसमें एसिड बेस ऐड करूं, तो पीएच का फॉर्मूला तो वही का वही है, पीएच तो उसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो वो पीएच चेंज हुआ क्या? No, sir. नो सर। ठीक है भाई, इट इज एक्टिंग एज अ बफर सॉल्यूशन। एक सबसे सिंपल एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस जो बफर सॉल्यूशन के होते हैं इज जस्ट इफ यू कैन आइडेंटिफाई इफ अ सॉल्यूशन इज बफर और नॉट। सबसे सिंपल क्वेश्चन वही होता है भाई, इन चार में से कौन सा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है। तो अगर तुमको कोई वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट दे दे तो तुम उसको सीधा बफर तो बोल ही देना। ठीक बात है? Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा, इसका पीएच निकालना, इसका हाइड्रोलिसिस, इसमें जो भी होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया, तो ऑब्वियसली अपन फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड बफर, जो एक्चुअल वाले बफर हैं। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी है, एसिडिक बफर एंड ऑब्वियसली एसिडिक भी है तो बेसिक बफर। ठीक, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। कैसे बनेगा भाई एसिडिक बफर और क्यों वो बफर है? लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एसिडिक बफर क्यों है और क्या है? ठीक, तो हम आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हैं कि किस सॉल्यूशन को एसिडिक बफर बोलेंगे। तो an acidic buffer solution is a solution containing a weak acid. This is important, compulsory. A weak acid plus salt of weak acid with any strong base. So basically वीक एसिड तो हो गया सीधा सीधा कंपलसरी, और साथ में क्या होना चाहिए? सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड विथ एनी स्ट्रॉन्ग बेस। सिंस अपन जब सॉल्ट बनाएंगे तो वीक एसिड के सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक एसिड वीक बेस। तो हमको ये वाला सॉल्ट लेना है। और स्ट्रॉन्ग बेस सिंस हमने हाइड्रोलिसिस में देखा है कुछ करता तो है नहीं, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. यस वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक एसिड और उसका सॉल्ट लोगे तो तुम्हारा सोल्यूशन एसिडिक बफर होगा। कैसे एक्ट करेगा अभी समझाता हूं, पर अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो हम उसको एसिडिक बफर बोलेंगे। अच्छा, मुझे एग्जांपल बताओ। वीक एसिड में बोलता हूं कि भाई एसिडिक एसिड है, ठीक, तो भाई इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट क्या होगा? कोई सॉल्ट CH3CONA. Sodium acetate. और Na लगा दिया, ठीक है, Na लगा दिया, ठीक है। तो ये अपना एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया। Yes, sir. अब मुझे इसमें बताओ कि अगर मैं Na हटाकर इसको CH3CO माइनस लिखूं तो चलेगा क्या? Yes, sir. यस तो पता है वो Na तो फालतू है, वो टाइम पास है, कुछ करता थोड़ी है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर ये दोनों चीजें भी प्रेजेंट हैं मतलब सोल्यूशन तो बफर है ही। तो भाई एसिड वीक एसिड और फिर Conjugate base. वीक एसिड यानी कि ये, और साथ में ये क्या है? Conjugate base. Conjugate base. कॉन्जुगेट बेस। एक्सीलेंट। Conjugate base. और यू कैन से कॉन्जुगेट बेस। लो, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, कॉन्जुगेट बेस। और करके इसलिए लिखा है कि वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस का सॉल्यूशन भी बफर हो जाएगा, और अगर दूसरे तरह से बोलो तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन भी बफर हो जाएगा। मतलब अगर मैं जो वीक एसिड है वो उसको एसिटिक एसिड बोल दूं तो एसिटिक एसिड के साथ उसका सॉल्ट, ये आ गया बफर। या मैं इसी में ऐसे भी लिख सकता हूं, एसिटिक एसिड और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये मेरा बफर सॉल्यूशन।
ये आइडेंटिफाई कर, तो ये अपना एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट क्या हो गया, ये बफर सोल्यूशन हो गया। ये देखो स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई करने वाली चीज है। अभी अपन ने बस ये नहीं देखा कि क्यों बफर, हमने बोला एक सोल्यूशन बफर होता है, उसमें एक कैटेगरी होती है एसिडिक बफर, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम एसिडिक बफर बोलेंगे। ठीक भाई, क्यों एसिडिक बफर, और अगर एसिडिक बफर है और एक मतलब सॉल्यूशन है जिसमें एसिड है सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली उसका पीएच बताओ, ये भी तो करना ही है ना। तो लेट अस सी, लेट अस ट्राई एंड चेक भाई इसका पीएच कैसे निकालेंगे और ये वर्क कैसे करता है, क्यों पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है, ये चेक करते हैं। ठीक है, क्विकली नोट करो इसको, नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। देन Yes, sir, done. देखो, हम बोल रहे हैं कि हम पीएच निकालेंगे, निकालते हैं भाई पीएच। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे सोल्यूशन में ये दोनों चीजें हैं CH3COH और CH3CO-, तो वो एक एसिडिक बफर होगा। लेट अस ट्राई एंड राइट अ रिएक्शन जिसमें ये दोनों आ जाएं। अरे सिंपल है, CH3COH के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिख दो, तो CH3CO- बनता है उससे और H+ बनते हैं। अच्छा, ये तो मैंने जो रिएक्शन लिखी है ना, इस रिएक्शन में हम ये दिखा रहे हैं कि एसिटिक एसिड के टूटने से ये दोनों बनेंगे। पर अगर मान लो कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और एसिटेट इंडिपेंडेंटली भी प्रेजेंट हो, तो भी रिएक्शन तो अपन यही लिखेंगे। मतलब मैं बाहर से एसिटिक एसिड और एसिटेट दोनों सॉल्यूशन में पुट करके छोड़ दूं, तो वो रिलेशन तो इनका यही आएगा ना, रिएक्शन तो यही आएगी। तो अपन को Yes, sir. रिएक्शन यही यूज करना है। इसका अपन ने डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला के, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब मुझे बताओ कि देखो बफर सॉल्यूशन में पीएच निकालने के लिए H+ चाहिए और ये दोनों कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपन इनके अमाउंट को कैसे रिलेट करते हैं, सिंपल सी इक्वेशन होती है, के की इक्वेशन लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको रीअरेंज करो, व्हाट इज H+ कॉन्सेंट्रेशन, Ka इनटू concentration of acid upon conjugate base। तो अगर मुझे पीएच के कैलकुलेशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ ही बस चाहिए, तो वो तो सीधा जो एक्सप्रेशन है ना वो ये बन गया, देखो H+ बराबर Ka इंटू एसिड अपॉन, Conjugate base. और मैं बस को ट्रीट करूंगा
एज अ फॉर्मूला, क्योंकि बहुत बार मुझे सीधा क्या है H प्लस कंसेंट्रेशन ही निकालनी होती है। पीएच का फॉर्मूला तो बनाएंगे ही, पर H प्लस कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया K इंटू एसिड अपॉन बेस। अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि हमने बस इक्वेशन तो K की लिखी है, वो तो हम खुद से लिख लेंगे। तो K की इक्वेशन में एसिटेट और एसिड और कॉन्जुगेट बेड की कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो H प्लस निकल आएगा, और एक बार H प्लस आ गया तो पीएच आ जाएगा। कैसे निकालेंगे पीएच? बोले नहीं पीएच ही निकालो। तो पीएच निकालना है, लॉग ले लो। लॉग H प्लस, यहां पे क्या आएगा? लॉग K इंटू एसिड अपॉन बेस। तो लॉग K, ये माइनस लगाया लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्जुगेट बेस। बोलो ठीक है? Yes, sir. माइनस लॉग H प्लस क्या हो जाएगा? pH. pH माइनस लॉग K pK. pK। और देखो ये जो माइनस है ना, इसको एज इट इज रख सकते हो, पर हम Yes. क्या कर रहे हैं, इस माइनस को इसको यहां पर पावर में ले जा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड। राइट। तो देखो अपन इस माइनस को यहाँ पे एसिड और बेस की पावर में ले जाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा एसिड अपॉन कॉन्जुगेट बेस टू द पावर -1। जो Yes, -1 है वो रेसिप्रोकल कर देगा उसको, तो रेसिप्रोकल करा तो क्या आ गया? लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड आ गया। यस सर। है ना? लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड प्लस करके लिखा है, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को अगर अपन कॉन्जुगेट बेस की बजाय सॉल्ट लिखें तो सॉल्ट अपॉन एसिड, तो लेट अस से कि भाई ये अपना एसिडिक बफर के पीएच का फॉर्मूला है, पीएच इक्वल्स पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड।
दोनों जो बॉक्स में फॉर्मूले हैं दोनों अपन पीएच कैलकुलेशन के लिए यूज करने वाले हैं। लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड पीएच इक्वल्स पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड और H प्लस इक्वल्स के इंटू एसिड अपॉन कॉन्जुगेट बेस। देखो ये तो तुम फॉर्मूला याद ही कर लो क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। और अगर H प्लस निकालना है, कभी K दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दी है, H प्लस निकालना है तो ये H प्लस का एक्सप्रेशन है, ये तुम K की इक्वेशन लिख के भी एक स्टेप में ला सकते हो। कहने का मतलब है कि तुमने बोला हम तो H प्लस का एक्सप्रेशन याद नहीं करेंगे, हमें K की इक्वेशन तो लिखना ही आती है, ठीक है ये लिख के इसमें वैल्यू रख दो, एक ही बात है ना। मतलब पीएच का फॉर्मूला तो यही है ना, वो तो अपन ने क्या H प्लस निकाला था तो उसको बॉक्स में रख दिया, वो तुम K की इक्वेशन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका पीएच का फॉर्मूला आ गया, लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड या लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो जब व्हेन यू पुट वैल्यूज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट एंड एसिड इन द पीके ऑफ द एसिड तो तुमको सॉल्यूशन का पीएच मिल जाएगा, जो भी पीएच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब यहाँ एक देखना, इसको नोट भी कर लेना, और कि बिल्कुल सिमिलर टू जो हमने हाइड्रोलिसिस में या वीक एसिड वीक बेस में या इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी किया, कि हम एक फॉर्मूले से सिमेट्रिकली बेस के फॉर्मूले निकालते हैं। ट्राई करें, इसमें ट्राई करो। अगर हमारा दूसरा बफर है बेसिक बफर, उसमें क्या होगा, उसमें अगर मेरे एसिडिक बफर में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस है, व्हाट शुड बी द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ बेसिक बफर लॉजिक से? कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। उसमें होना चाहिए वीक बेस, और कॉन्जुगेट एसिड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड। सब उल्टा कर दिया। यस और Yes, वीक sir. बेस के सॉल्ट को, वीक बेस के आयन को हम कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। यस सर Yes, sir. तो जब हम पीएच या सॉल्यूशन के आयंस निकालेंगे तो सबसे पहले तो सिंस इट इज अ बेसिक बफर उसमें OH होंगे, तो हम निकालेंगे POH। Yes, sir. यस सर अब वो क्योंकि वीक बेस है तो उसका पीके भी होगा, यस Yes, सर sir. प्लस लॉग सॉल्ट तो सबका बनता है, अपॉन बेस और उसमें क्योंकि वीक बेस है तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ये बेसिक बफर का फॉर्मूला आ गया। ये यहाँ इसलिए लिखा है कि भाई कंपेयर करके तो यही आना है, बाकी अभी निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया, सिमेट्रिकली बेस का फॉर्मूला हमें अपने आप याद हो गया। समझ आ रही है बात? Yes, sir. यस इसको नोट करो, फिर बेस का फॉर्मूला निकाल के भी देख लेते हैं। Done, sir. डन, राइट। बेस का फॉर्मूला निकाल लो फटाफट। तो अगर हम बेसिक बफर की बात करें, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ये आपका बेसिक बफर हो गया। एग्जाम्पल के लिए बोलो तो भाई NH4OH ले लो सबसे स्टैंडर्ड, साथ में क्या लेना है सॉल्ट, तो NH4Cl, या लिख सकते हो NH4OH प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड तो NH4 प्लस। जब मैं इनके लिए आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट करूंगा तो मैं NH4OH का डिसोसिएशन शो करूंगा, NH4+। ठीक। फिर मैं लिखूंगा भाई इसका K, तो वो होता है KB NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4 OH। फिर मैं बोलूंगा व्हाट इज OH माइनस, तो KB इंटू NH4 OH अपॉन NH4 प्लस। मतलब
OH minus concentration of a basic buffer is Kb into base upon और अगर बनाएंगे लॉग लेके पीओएच का फॉर्मूला तो पीओएच इक्वल्स पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट लिख दो, कॉन्जुगेट एसिड लिख दो, अपॉन में तो बेस ही आएगा। ठीक बात है। तो पीओएच या पीएच कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीक एसिड या वीक बेस है उसका पीके या पीकेबी हमको चाहिए, और एसिड एंड सॉल्ट या बेस और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। एंड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई सॉल्यूशन बफर भी है और उसका पीएच या पीओएच या बेसिक बफर में पीएच क्या है। सी ये पीओएच का फॉर्मूला है, पर अगर मैं तुमसे बेसिक बफर का पीएच पूछूंगा तो क्या करोगे? ये पीओएच का फॉर्मूला है ना। अगर मैंने पीएच पूछा तो 14 माइनस 14 में से माइनस कर देंगे, मतलब पीएच तो हम निकाल ही सकते हैं, वो तो कुछ नहीं है। पीओएच आ गया एज गुड एज पीएच आ गया, है ना। अब ये पार्ट देखो, ये हो गया कि ठीक है भाई, ऐसे सॉल्यूशंस को बफर बोलते हैं और ये सॉल्यूशंस का पीएच या पीओएच ऐसे निकल जाता है। लास्ट अब इसमें ये देखें कि क्यों होते हैं बफर, क्यों ये सॉल्यूशन के पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ऐसा करते क्यों है ये। हाँ चलो चेक करो ये पार्ट कि भाई ये बफर सॉल्यूशन क्यों बफर है, इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। कैसे वर्क करता है बफर? तो देखो, अगर अपने पास एक एसिडिक बफर है उसमें कंपल्सरीली ये दो चीजें होंगी, और इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के रेशो से पीएच निकलेगा। तो अगर मैं एक बफर सॉल्यूशन का पीएच ट्राई करूं कि चेंज होता है कि नहीं, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, एक तो है H+ जो मैं ऐड करूंगा और एक है मेरे पास OH- जो मैं ऐड करूंगा। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। पीएच चेंज करने के लिए मैं ये करके देख सकता हूं। Yes, Yes, sir. sir. देखते हैं भाई H+ ऐड करने से क्या होगा। इंडिपेंडेंटली बफर सॉल्यूशन है, ये दोनों प्रेजेंट हैं, उसमें ऑलरेडी थोड़े बहुत H+ होंगे। मैंने बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, क्या लगता है कहां जाएगा H+? CH3CO- CH3CO- के पास। ये CH3CO- के पास जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH में। तो क्या हुआ, Yes, sir. सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H+ नहीं आए। समझना बात को, एक्स्ट्रा H+ नहीं आए। CH3CO- और H+ कंबाइन करके थोड़ा सा CH3CO- कम हो गया, थोड़ा सा CH3COH बच गया, पर एसेंशियली चीजें तो वही की वही प्रेजेंट है। Yes, sir. Yes, sir. मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि भाई पीएच ना चेंज नहीं होगा। देखो, इस फॉर्मूले में तुम सॉल्ट अपॉन एसिड पुट करोगे तो अगर थोड़ा सा सॉल्ट कम, थोड़ा सा एसिड ज्यादा, तो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट तो आएगी, Yes, sir. पर वो ऐसी नहीं होगी कि pH 3 था और 5 हो गया या pH 6 था और 4 हो गया। वो वैल्यू ऐसी होगी कि pH 3 था, 3.01 हो गया, 3.02 हो गया, विच इज फाइन। वो pH के चेंज को रेजिस्ट तो कर ही रहा है। तो ये कब हो रहा है, जब तुम एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो। अच्छा, व्हाट इफ अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, अब सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस, अरे यार ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड के पास जाएगा और एसिड बेस बन के मिलके क्या बन जाएंगे, सॉल्ट। Yes, Yes, sir. sir. वही सेम कहानी कि अब एसिड थोड़ा कम हो गया, सॉल्ट थोड़ा बढ़ गया, पर प्रेजेंट तो अभी भी वही दोनों है। तो इन अ बफर सॉल्यूशन, इन मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन,
there are two ions which can take care of both incoming acid as well as base, hence they will not let the pH of the solution change much. मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन में ऐसे आयंस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर से आने वाले H प्लस OH माइनस को टेक केयर कर लेंगे, और टेक केयर कर लेंगे तो पीएच को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देंगे. ये बफर एक्शन हो गया. इस तरह से बफर सोल्यूशन वर्क करता है. तो ये तो एसिडिक बफर की वर्किंग है. व्हाट इफ यू हैव अ बेसिक बफर? कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें ऐड करके देखो. इसमें H प्लस ऐड करोगे कहां जाएगा? NH4OH. बेस ऐड करोगे कहां जाएगा? NH4 NH4 positive. लो भाई, बेसिक बफर की वर्किंग हो गई. इसमें भी ऐसे आयंस मॉलिक्यूल्स हैं which can take care of incoming acid as well as base, and it will not let the pH of the solution change much. ठीक है. Yes, sir. चलो अब ये देखो कि हमने बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला देख लिया, कैसे बफर वर्क करते हैं वो देख लिया. एक चीज और देखते हैं. हमको बफर के एग्जांपल दिए कैसे जा सकते हैं. कैसे हमसे बोला जा सकता है कि सॉल्यूशन का पीएच निकालो और तुम्हें क्या देख के पता चलेगा कि वो बफर है ना. तो लेट अस टॉक अबाउट एसिडिक बफर फर्स्ट. अगर मेरा सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो उसकी कंडीशन है कि मेरे पास एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए. तो सबसे सिंपल एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने का तरीका क्या है? एसिड लो, साथ में सॉल्ट लो, सॉल्यूशन बना दो, बन गया बफर. Yes, Yes, sir. sir. Yes. मैं बोल रहा हूं कि तुम एक काम करो, 0.1 मोल एसिड ले लो, 0.2 मोल सॉल्ट ले लो, मिला के सोल्यूशन बना दोगे तो सोल्यूशन बफर हो जाएगा. हो गई वो तो, है Yes, ना. sir. पर कोई और तरीका भी है क्या ऐसा कि जैसे सोल्यूशन में ये दोनों चीजें आ जाएं? मतलब नॉर्मली ये बताओ कि ये एसिड से अच्छी खासी क्वांटिटी में सॉल्ट कैसे बनता है. व्हाई आई एम सेइंग अच्छी खासी क्वांटिटी? कि अगर हम एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन देखें, चलो लिखिए पहले से, अगर हम ये एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन देखें तो एसिड के डिसोसिएशन से सॉल्ट बनता है या आयन बनता है. क्या ये वीक एसिड मान लो 0.2 मोलर है, मानना कि सपोज तुम्हारे पास वीक एसिड है 0.2 मोलर, क्या 0.2 मोलर में से आधा एसिड डिसोसिएट हो जाएगा क्या खुद से? नहीं. ये तो वीक एसिड है ना. 1% 2% से ज्यादा डिसोसिएट होता नहीं. Yes, sir. Yes, sir. कोई ये बोल सकता है कि सर एसिड से तो अपने आप आयन बन ही जाते हैं, पर बेटा वो इतने कम बनते हैं कि वो बफर के हिसाब से नेग्लिजिबल है. भाई बोल रहे बफर, तो ऐसा है ना कि अगर ये 0.1 है तो ये भी कम से कम उसका आधा, उतना ही, उसका डबल तो हो, तब तो बफर बोलोगे ना. कोई बोले कि सर ये 100 मॉलिक्यूल है, एक आध ये भी है, बफर है क्या? नहीं. No, No, sir. sir. दोनों को अच्छी खासी क्वांटिटी में होना चाहिए. मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास अगर एसिड है तो ऐसा क्या कर सकते हो कि खूब सारा सॉल्ट बन जाए? Neutralization. Capital. एसिड Neutralization. से सॉल्ट बनाने का तरीका तो बेस डालना होता है. बेस डाल दो, न्यूट्रलाइजेशन कर दो. सही बात है. तो अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रेजेंट है तो बढ़िया है. अगर डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि अगर हमने एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाला, NaOH डाल सकते हो. आई एम जस्ट अवॉइडिंग Na+, क्योंकि उससे फालतू का कंफ्यूजन होता है. बात तो वही की वही है, जो हम लिख रहे हैं वो भी वही की वही बात है ना. हमने, अगर तुम यहाँ NaOH लिखोगे CH3CONa आ जाएगा, वो लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है. हमने एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाला, एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे.
Yes, sir. अब अगर तुम्हारे पास एसिड है ए मोल, तो इस पूरे एसिड को खत्म करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए? A moles. ए चाहिए ना? डिसोसिएट होगा। तो तुम एक काम करो, ए से कम OH माइनस ले लो। OH माइनस की क्वांटिटी वीक एसिड से कम ले लो। मैं तुम्हें नंबर्स दिखाता हूं। ये 0.2 मोल लिया तुमने, तुम इसमें ना 0.1 मोलर OH माइनस डाल दो। क्या करोगे? 0.1 रिएक्ट करेगा और 0.1 रह एक जाएगा। मोल से एक मोल करता है, तो 0.1 से 0.1 रिएक्ट कर जाएगा, 0.1 बच जाएगा Yes, sir. और 0.1 बन गया सॉल्ट। तो देखो, ये तो मैंने ऐसे जनरल लिखा था, ये एग्जांपल है कि अगर मैं 0.2 मोलर एसिड और उससे कम यानी उसका आधा 0.1, जरूरी नहीं आधा, तुम 0.15 भी ले सकते हो, 0.05 भी ले सकते हो, सम अमाउंट विच इज लेस देन दिस लेना जरूरी है। तो तुमने उतना एसिड लिया और बेस लिया, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद फाइनली सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? CH3COH. H और सॉल्ट। क्या ये बफर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. शुरुआत से बफर था नहीं, पहले तो No. मेरे पास एसिड था ना, और मैंने उसमें Yes, स्ट्रॉन्ग sir. बेस डाला, तो पहले तो नहीं था बफर, पर एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाल के फाइनली सोल्यूशन बफर हो गया। Yes, अब देखना ध्यान से, मैं शुरुआत से ही अगर ये दोनों को मिलाता हूं तो सोल्यूशन बफर होगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. और मैं वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डालता हूं तो भी सोल्यूशन बफर बन जाएगा। समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये बफर सॉल्यूशंस के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हें सीधे सीधे एसिड और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बताई जाएगी, बोला जाएगा पीएच बताओ। दूसरा केस है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एसिड में बेस डाला जाएगा, मतलब बोला कि भाई 0.2 मोलर एसिडिक एसिड में 0.1 मोलर OH माइनस मिलाया, बताओ सॉल्यूशन का पीएच क्या है। तो पहले हम सोचेंगे कि सॉल्यूशन में होगा क्या, तो जब अपन इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे तो समझ आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस इस एसिड को रिएक्ट करके थोड़ा तो एसिड छोड़ देगा और थोड़ा सॉल्ट बना देगा, तो मतलब सॉल्यूशन बफर बन जाएगा। कोई बोले अच्छा सर एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 0.2 मोलर एसिड में 0.2 मोलर ही बेस डालूंगा। लो आपने बोला एसिड में बेस मिलाओ, अब क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा ना। अब तो ये दोनों CH3COH खत्म हो जाएंगे Yes, sir. और ये 0.2 बन जाएगा। क्या ये बफर है? No, No, sir. पर अगर मैं इसको मिला के तुमसे पीएच पूछूं तो क्या करोगे? न्यूट्रल 7 बता देंगे। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, देखो तुम मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम खुद ही बता दोगे। ये जो पहला केस था, इसमें मैं बताओ, मुझे बताओ कि तुम पीएच कैसे निकालोगे पहले केस में, इस वाले केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करके पीएच निकालोगे? अपन ऐसे कर लेंगे। ये जो सोल्यूशन है इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे उस बेसिस पर कि सोल्यूशन में फाइनली क्या है। सोल्यूशन में फाइनली क्या है? एसिड और सॉल्ट। Yes, sir. Yes. तो बफर सोल्यूशन होता है, तो हम क्या करेंगे, हम बफर का फॉर्मूला लगाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ सेकंड केस में सोल्यूशन में फाइनली क्या है? Yes, Salty sir. SF. सॉल्ट है, सॉल्ट Yes, हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाओ। यस सर। भाई Yes, ये sir. तो वही बात हो गई ना कि अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे पास 0.2 मोलर सॉल्ट है, पीएच बताओ, तो बोलोगे अच्छा सॉल्ट है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इस केस में शुरुआत में सॉल्ट नहीं था, पर फाइनली सॉल्यूशन में तो सॉल्ट ही प्रेजेंट है ना। जैसे यहां पर शुरुआत में एसिड बेस मिलाए थे पर फाइनली बफर बन गया तो बफर का फॉर्मूला लगाओगे, वैसे यहां फाइनली सॉल्ट बन गया तो सॉल्ट का फॉर्मूला लगाओगे। समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कुल मिला के इस केस में ना
ओवरऑल बफर तो चलो एक चीज है, वो तो अपन आइडेंटिफाई करके फॉर्मूला लगाएंगे। ओवरऑल 3 केसेस निकल के आ रहे हैं। क्या है कि इफ आई मिक्स अ वीक एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसके मोल लिए मैंने A और इसका मोल मैंने लिया 0, मतलब आई एम सेइंग कि हमने मिक्स नहीं करा। तो बताओ वीक एसिड में अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिलाऊं, एसेंशियली मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास अकेला वीक एसिड है, अकेला वीक एसिड है, तो सोल्यूशन किसका है? चलो इसको बड़े पेज पे करते, जस्ट अ सेकेंड। स्ट्रॉन्ग बेस। मैं बोल रहा हूं कि तुम वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हो, वीक एसिड तो ए लिया, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं मिलाया, तो सोल्यूशन तो केवल वीक एसिड का है। Yes, sir. पीएच Yes, sir. हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी, याद है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिलाऊंगा लेस देन ए से कम, वीक एसिड Buffer वाला. बफर बनेगा। सॉल्ट में अगर तुम वीक एसिड में कम बेस मिलाओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। सिंस ये बेस कम है तो एसिड बच जाएगा यस और Yes, सॉल्ट sir. बन जाएगा। ये हो गया बफर। पीएच इक्वल्स पी के ए, ठीक। और मैं बोलूं अगर तुम इसमें ए क्वांटिटी ऑफ बेस ही मिला दो, क्या बन गया? Salt सॉल्ट बन hydrogen. गया। सॉल्ट बन गया। सॉल्ट में क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच 7 से ज्यादा 7 से कम। सॉल्ट बनेगा किसका? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। बेस का, हाँ, yes, sir. तो पीएच क्या होना चाहिए? 7 ज्यादा से होगा. ज्यादा। ज्यादा मतलब 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। देखो, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन के बेसिस पर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट तो एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट में तो हमने बेस डाला ही नहीं है, फर्स्ट तो एसिड ही है। बट बाकी 2 पॉसिबिलिटीज में हमने एसिड बेस मिलाया। तो अब बस सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर एक वीक एसिड में कम देन वीक एसिड से कम बेस डालोगे तो बफर बन जाएगा, और बराबर बेस डाल दोगे तो बस सॉल्ट बन जाएगा। बफर बनेगा तो बफर का फॉर्मूला, सॉल्ट है तो सॉल्ट का फॉर्मूला। चेक करो अच्छे से। अगर हमको शुरुआत में ही बोल दिया जाए कि हमारे पास तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, फिर तो दिमाग ही नहीं लगाना, वो तो सीधा ही बफर होता है, तो सीधे सीधे दे रखा है। पर कभी रिएक्शन से अगर बफर बने तो दीज आर योर पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना? अच्छे से चेक करो इसको। डन? वेट सर। यस सर डन देखो, हमने बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, उसका पीएच कैसे निकलेगा, ये सारी बातें करी। अब अपन बेसिक सिंपल बफर की बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं कि भाई बफर सॉल्यूशन पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है ना? बफर सॉल्यूशन पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। तो क्या एक बफर सॉल्यूशन में मैं कुछ भी करता रहूं उसका पीएच चेंज नहीं होगा क्या? नो सर। यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनना, मेरे पास एक 50 ml के छोटे से बीकर में एक बफर सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है? उसका पीएच है 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक? 50 ml छोटा सा बीकर, बफर सॉल्यूशन बना हुआ है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट का बफर होगा वो, ठीक है? फिर मेरे पास 1 लीटर एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का
सॉल्यूशन है एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, तो पीएच उसका 2 है, कितना? 1 लीटर। ठीक, तो मैंने क्या करा, एक बड़े से बीकर में वो 50 ml बफर लिया, उसकी प्रॉपर्टी थी कि मैं पीएच को चेंज नहीं होने दूंगा। ठीक, तो अच्छा चलो चेक करेंगे, तो मैंने वो पूरा 1 लीटर HCl का सोल्यूशन उस 50 ml बफर में मिला दिया। अब बफर का पीएच क्या था? 5. 5, और HCl का पीएच था 2। तो मैंने बफर में इतना सारा HCl, इतने हाई पीएच, मतलब इतने लो पीएच का, इतना ज्यादा एसिडिक वाला मिलाया, तो क्या पीएच चेंज होगा? Yes. Yes, sir. होगा। तो बफर ना उसकी ऐसी फटेगी ना, वो भाग ही जाएगा, बोले इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, अपन से नहीं संभलेगा। तो हम बफर सोल्यूशन को बोल रहे हैं कि भाई वो पीएच को चेंज नहीं होने देता, तो इसका मतलब नहीं है कुछ भी करते रहोगे, है ना? मतलब जैसे बोला कि पीएच हम चेंज नहीं होने देते, कुछ भी करे जा रहे हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ही मिला दिया इतना सारा कि लो अब मत होने दो चेंज, तो ये कोई बात नहीं हुई। समझना मेरी बात को, बफर सॉल्यूशंस क्या करते हैं? पीएच को मेंटेन करते हैं। तो तुम थोड़ा बहुत उसमें एसिड बेस डालोगे तो कुछ नहीं होगा, पर नाइंसाफी करोगे तो थोड़ी झेल पाएगा वो। समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कब तक हम बोल सकते हैं कि वो बफर के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? कब तक हम बोल सकते हैं कि बफर एक पीएच के चेंज को झेल लेगा? तो उसके लिए हम एक डिफाइन कर लेते हैं पीएच रेंज। ठीक है, हम एक पीएच रेंज डिफाइन कर लेते हैं। किस बेसिस पे ये आती है पीएच रेंज? तो देखो, जब अपन एसिडिक बफर का पीएच निकालते हैं, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। सो पीएच इक्वल्स पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। तो मतलब उस बफर सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस और एसिड दोनों प्रेजेंट होंगे। अब अगर सपोज कोई सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और कॉन्जुगेट बेस का रेशो 100 है, मतलब एसिड से बेस 100 टाइम्स ज्यादा है, या ये बेस, कॉन्जुगेट बेस और एसिड का रेशो 1/100 है, मतलब बेस से एसिड 100 टाइम ज्यादा है, तो क्या वो बफर होना चाहिए? No, sir. No, sir. भाई अगर कॉन्जुगेट बेस 100 गुना ज्यादा है, एसिड थोड़ा बहुत ही प्रेजेंट है, वो तो बेस ही हो गया ना, फिर काहे का बफर? Yes, sir. या वाइस वर्सा कि भाई बहुत सारा एसिड है, 2-4 एसिड कॉन्जुगेट बेस घूम रहे हैं, तो वो थोड़ी बफर होगा, वो तो एसिड का सोल्यूशन हुआ। ठीक है, Yes, sir. तो मैं फिर कब इसको बफर बोलूंगा? ये दोनों प्रेजेंट तो होने चाहिए, पर ये दोनों ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए कि इनके आयंस का रेशो एटलीस्ट 1/10 से ज्यादा या 10 से कम हो। कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड इसलिए लिखा सो दैट जो अपन के फॉर्मूले में कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड जो रेशियो आ रहा है उसमें हम सीधे वैल्यू रख पाए। तो इनका जो रेशियो है वो 1/10 से 10 के बीच होना चाहिए। अगर वो 1/10 से 10 के बीच के अलावा उसकी रेंज के बाहर निकला तो एक चीज एक्सेसिवली ज्यादा हो जाएगी। 1/10 का मतलब है एसिड 10 टाइम्स बेस के, 10 का मतलब है बेस 10 टाइम्स एसिड के, इसके अंदर तो चलेगा। इससे ज्यादा होने पर एक चीज एक्सेसिवली ज्यादा हो जाएगी, तब हम उसको बफर नहीं बोलेंगे। तो मतलब अगर ये रेशो लूंगा मैं तो चलेगा ना? Yes, sir. Yes, तो sir. जब तुम इस डेटा को पीएच के फॉर्मूले में रखोगे तो पीएच की रेंज आ जाएगी लेस देन pKa + 1 व्हेन यू पुट 10 से ग्रेटर देन pKa - 1। एसिडिक बफर की पीएच रेंज। एक एसिडिक बफर उस वीक एसिड जिसका वो बफर है कि pKa + 1 से -1 के बीच का पीएच शो करता है। अगर हम कभी
उस बफर सॉल्यूशन में इतना एसिड डालें कि पीएच 1 से कम हो जाए, या इतना बेस डालें कि उसका पीएच 1 से बढ़ जाए, देन वी से दैट बफर इज डिस्ट्रॉयड. दिस इज फॉर एसिडिक बफर. कैन यू प्रेडिक्ट pH range for basic buffer? pKb -1 से लेस और pKb PKB plus plus one. 1. pOH, उसमें pOH था फॉर्मूले में ना, भूलना नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. PKB +1. हम बोल रहे हैं कि भाई आपने अगर नाइंसाफी जायजतरी करी, चाहे क्या बोलते हैं उसको, बोल नाइंसाफी को, ज्यादती. हाँ जो भी करी किसी बफर सॉल्यूशन के साथ, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब बफर is said to be destroyed if its pH changes by 1. pH अगर 1 से चेंज हुआ तो द बफर इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड. क्योंकि उस केस में तुमने उसमें इतना एसिड या इतना बेस डाल दिया होगा कि जो अब रेशियो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, उसका पीएच इतना ज्यादा चेंज हो गया कि अब वो बफर नहीं रहा. सो पीएच अगर 1 से चेंज होता है तो बफर इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, बफर इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड if its pH changes by 1. अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि बफर का काम है वो डिस्ट्रॉय तो चलो होगा, होता रहेगा जब होगा. बफर का काम है पीएच के चेंज को रेजिस्ट करना, है ना. तो व्हाट डू यू थिंक एक अच्छा बफर सॉल्यूशन क्या होगा? एक अच्छा बफर सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, उसका क्या काम होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? ज्यादा 100% चेंज रजिस्ट कर देना चाहिए. भाई अगर बफर का काम होता है पीएच के चेंज को रेजिस्ट करना, तो जो ज्यादा रेजिस्ट करेगा वो अच्छा बफर हुआ, यस सर. Yes, sir. है ना. Yes, उसका sir. काम है वो अच्छा करेगा तो अच्छा बफर है. तो उसको जब हम क्वांटिफाई करते हैं उसको बोला जाता है बफर कैपेसिटी. एबिलिटी ऑफ बफर to resist the change. Buffer capacity, the ability of a buffer solution to resist the change. So how do we calculate this buffer capacity? कैसे calculate करी जाती है? तो it is moles of H plus or OH minus per liter added upon delta pH. एक बफर सॉल्यूशन में पर लीटर सॉल्यूशन में तुमने जितना H प्लस या OH माइनस विच यू आर ट्राइंग टू ऐड टू चेंज द पीएच ऐड किया, और उससे जितना पीएच में चेंज आया वो बफर कैपेसिटी है. और ये बहुत लॉजिकल है, देखना. बफर सॉल्यूशन का काम क्या है, बार बार रिकॉल करो. बफर सॉल्यूशन का काम क्या है? चेंज रजिस्ट करना पीएच में. चेंज को नहीं होने देना, चेंज को रजिस्ट करना. तो चेंज क्यों होता है? सॉल्यूशन का पीएच कैसे चेंज होगा? H plus concentration Plus change. H प्लस OH माइनस ऐड करने से होगा चेंज. Yes, यस sir. सर. ने अगर बहुत सारा H और OH ऐड किया और तब भी पीएच में चेंज कम हुआ, तो देखना ये वैल्यू बड़ी हुई और ये वैल्यू छोटी हुई, तो बफर कैपेसिटी ज्यादा आएगी.
Yes, sir. अब उल्टा सोचो कि अगर बफर कैपेसिटी ज्यादा आ रही है, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, ये कम होना ही तो बफर का काम है, Yes, sir. Yes, sir. इसका कम होना ही तो बफर की बेसिक प्रॉपर्टी है कि चेंज इन पीएच शुड बी मिनिमम। ये लो बफर कैपेसिटी आ गई, ये जितनी ज्यादा होगी वो बफर उतना पीएच को कम चेंज होने देगा, वो अपना काम उतना अच्छे से करेगा। ये अपन को जो फॉर्मूला है एक तो समझने के लिए हो ही गया कि हाँ ठीक है भाई, बफर सॉल्यूशन का कैपेसिटी इस तरह से आ जाएगा। दूसरा कि भाई अगर हमको कैलकुलेशन वाइज बात करें ना तो बहुत सिंपल है, तो मैं सीधा सीधा ऊपर वाली वैल्यू दी होगी कि एक बफर सॉल्यूशन में जिसका पीएच 5 था, हमने 0.1 मोल H प्लस ऐड करे 1 लीटर में, तो पीएच 5 से 5.02 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे कितना HOH ऐड करा, नीचे पीएच कितने से चेंज हुआ। डू नॉट राइट द पीएच, दिस इज नॉट पीएच, दिस इज डेल्टा पीएच। ये वो पीएच का चेंज है, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने टू बी सेफ मॉड लगा दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, तुम जब OH डालोगे ना तो पीएच बढ़ेगा, जब H डालोगे तो पीएच कम होगा, और किसी ने अगर वो फाइनल माइनस इनिशियल में डेल्टा पीएच नेगेटिव लेके बफर कैपेसिटी नेगेटिव ही निकाल दी तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रही है बात? Yes. Yes. तो अपन ने सेफ होने के हिसाब से मॉड लगा दिया, तुम तो चेंज देख लेना, साइन से कुछ नहीं करना, वैल्यू देख लेना बस। ठीक है भाई, बफर कैपेसिटी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूशन पीएच चेंज को रजिस्ट करते हैं आर बफर, और ये फॉर्मूला हो गया उनकी बफर कैपेसिटी निकालने का, उनकी एबिलिटी निकालने का कि भाई कितना अच्छा है वो, कितना रजिस्ट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Done, sir. डन? Done, sir. Yes, sir. राइट। तुम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेट अस Yes, डिस्कस, sir. एग्जांपल्स करते हैं अपन को। बस इसके बाद ना एक क्लास और लेके अपन इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। तो जो अब थ्योरी बच रही है वो छुटपुट थ्योरी बची है, इंडिकेटर, तो वो एक आध क्लास में हो जाएगा। तो आज अपन और आगे थ्योरी ना पढ़ के एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल फिनिश दिस चैप्टर। Yes. Yes, sir. निकालो एक बार मॉड्यूल, इसमें Sir, exercise 1. बिगनर बॉक्स में अगर कुछ है वो भी पूछ सकते हो। बिगनर बॉक्स 1 में कोई डाउट है किसी को? बिगनर बॉक्स 1 आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया था, Yes, sir. है ना? Yes, sir. कर लिया था डिस्कस, राइट। तो बिगनर बॉक्स 1 हो गया हमारा, हाइड्रोलिसिस, इसमें भी बिगनर बॉक्स 2 में पूछ लो अगर कोई डाउट है किसी को। नहीं sir. No, sir. चलो, बिगनर बॉक्स 3, वन में था मुझे, 1 में डाउट है, बोलो क्या डाउट है? फिफ्थ वाला सर, कौन सा? फिफ्थ सेक्शन। 5th क्वेश्चन। यस सर। ये फॉर्मिक एसिड है, वीक एसिड HCOH, इसके आयन यानी फॉर्मेट आयन CHCO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है। यस सर।
तो फॉर्मिक एसिड के डिसोसिएशन से दो चीजें बनेंगी, फॉर्मेट और H प्लस। HCOH से HCO माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। तो क्या H प्लस और HCO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी? इसके कंसंट्रेशन का फॉर्मूला रूट के इंटू सी, सेम फॉर्मूला फॉर HCO माइनस। H प्लस रूट के इंटू सी होता है, जितना H प्लस उतना HCO माइनस रूट के इंटू सी, सेम। के और सी दे रखा है, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर 8th वाला। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जिसका Kb सबसे बड़ा हो, जिसका pKb सबसे छोटा हो। Kb अगर बड़ा होगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और Kb बड़ा होगा तो pKb छोटा हो जाएगा। स्मॉलेस्ट pKb। Sir, 7th. 7th क्वेश्चन, pH of 0.1 मोलर मोनोएसिडिक बेसिस 4.5, द एसिडिटी K निकालना है, pH दिया है नहीं, हाँ pH दिया है, कंसंट्रेशन दिए, K निकालना है। H प्लस कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट K इंटू सी। ये बोला है, ये H प्लस कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁴.5 इक्वल्स अंडर रूट K, ये निकालना है, इंटू सी 10⁻⁻⁻1। स्क्वायर करोगे 10⁻⁻9 इक्वल्स K इंटू 10⁻⁻1, तो K 10⁻⁻1। भाई H प्लस K और C फॉर्मूला दिया है, तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है सर एक्सरसाइज एक्सरसाइज बताओ। 23, 27 और आगे भी है फिर। 23 हाँ, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर, बेटा तो वैल्यू है ना, ये फर्स्ट वाली वैल्यू 50.5। सर ये फर्स्ट वाला कैसे होगा? 55.5, तो अपन ने कंसंट्रेशन, रुक जाओ, K of water was KW by concentration of H2O, ठीक है, KW यस सर। 10⁻⁻14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 55.5 होती है, वैल्यू लिखी थी मैंने। Yes, यस sir. सर। तो अब देखो ये लिखा है 55.5 टू दी पावर -1 इंटू 10⁻⁻14। ओके सर, अंडरस्टूड। बस अलग तरह से लिखा है, लिखा तो वही है, सेम ही चीज। और सर 27 वाला 27 एट टेम्परेचर 373 K, मतलब 100 हायर देन 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर KW बढ़ जाएगा, PKW कम हो जाएगा, तो PKW बाय 2 भी कम हो जाएगा। तो ये PKW बाय 2 प्योर वाटर का pH होता है, इट विल बी लेस देन द ओरिजिनल 7 वैल्यू। ओके सर। सर 43 आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड 10⁻⁻⁴, ये वीक एसिड का K दिया है। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमको एक वीक एसिड मान लो कि एसिटिक एसिड का K दिया है, और ये वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन का K पूछ रहा है, CH3COH प्लस, नहीं, ये इस रिएक्शन का K पूछ रहा है। ये जो रिएक्शन लिखी है, इसकी रिवर्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं? One upon K. ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस में सीधा एक्चुअली में NaOH लिख दूं तो ये सॉल्ट बनेगा। Yes, sir. रिएक्शन इज सॉल्ट प्लस वाटर। क्या होता है सॉल्ट प्लस वाटर?
हाइड्रोलिसिस, Yes, hydrolysis. और इसका रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट KH होता है, तो इसका K 1/KH हो गया. Yes, sir. What was KH? KW by K8. What is 1/KH? K by KW. K दिया है, KW पता ही होता है. Okay. 25. 25. For pure water, addition of H plus and OH minus ion concentration at 90 degree Celsius. At 90 degree Celsius क्या होगा? At 90 degree Celsius pKw 12. KW की वैल्यू बढ़ेगी. Yes, Yes, sir. sir. तो वो 10⁻⁻14 से 10⁻12 हो गई, लेट से. तो H प्लस इक्वल्स OH माइनस इक्वल्स हर टेम्परेचर पर रूट KW. तो 90 डिग्री पर 10⁻⁻6. Yes, sir. तो इन दोनों का सम हो गया 2 × 10⁻⁻6. यही तो पूछा एडिशन. Yes, sir. दिया तो है थर्ड ऑप्शन. Sir, 51. इन पेजेस पर कोई डाउट है क्या? 2 पेजेस पर किसी को नहीं? 51 देख लेते हैं. 51. 25 degree Celsius, the KSP value of AgCl is 1.8 × 10⁻10. If 10⁻⁻ moles of Ag plus added to solution, the K. बेटा KSP तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो थोड़ी बदलेगा. ट्रिक क्वेश्चन है. KSP की वैल्यू वही रहेगी, सॉल्व थोड़ी करना है. तो सर सेम आंसर है ना फिर? और क्या? 1.8 × 10⁻10. Yes, sir. Sir, 62. 62. If S and S are solubility product of sparingly soluble binary electrolyte respectively, then अच्छा solubility and solubility product. अच्छा तो S तो solubility है यार, ये ना Yes, sir. small s तो solubility है और कैपिटल S KSP है. ठीक. Yes, sir. बाइनरी सॉल्ट यानी कि AgCl जैसे सॉल्ट के लिए KSP बराबर S² होता है, तो कैपिटल S बराबर स्मॉल s². कैपिटल S KSP को बोला है, Second option. KSP बराबर S². कैपिटल S बराबर स्मॉल s². तो थर्ड ऑप्शन आएगा, दैट इज स्मॉल s. 1/2 ना सर? 64. 64. If the maximum concentration of PbCl2 in water is 0.01, its maximum concentration in 0.1 molar NaCl will be. देखो अगर हमको PbCl2 का PbCl2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, या हाँ इन NaCl. NaCl, तो अब देखो इसके लिए हमें KSP चाहिए पड़ेगा ना. Yes, sir. तो इसने KSP नहीं दिया. पहले अपन जो वाटर की बात करिए ना, उससे KSP निकालेंगे. A² फॉर्मूले से. बोल रहा है कि PbCl2 की मैक्सिमम कंसेंट्रेशन 0.01 है. ये 0.01, तो ये 2 × 0.01 आया. Yes, sir. KSP क्या होता है? Pv2 प्लस Pv2 प्लस यानी कि 0.01 10⁻⁻2. तो 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर. ये 2 × 10⁻⁻2 लिखा है. ये आ गया KSP 2 × 10⁻⁻6. अब बोल रहा है कि अगर मेरे पास NaCl है 0.1, मतलब मेरे पास ऑलरेडी Cl - 0.1 है, और मैंने बोला कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, बोले S, तो प्लस 2S. 2 × 10⁻⁻6 इक्वल्स S × 0.1 का स्क्वायर. तो S आ गया 2 × 10⁻⁻. -4.
पहली लाइन से केएसपी निकालना है, दूसरी लाइन को उसमें यूज करना है। $65 sir. 65. M2SO4 M is a monovalent, ठीक है। If has a KSP of इतना, the maximum concentration should be attained saturation। इसमें तो क्या है, solubility निकाल के M की concentration बता दो। M2SO4 A2B टाइप के सॉल्ट के लिए KSP क्या होता है, 4s क्यूब। 4s cube, yes sir. तो 4s क्यूब यानी वैल्यू क्या है, 1.2 into 10 raised to power minus 5। 1.2 into 10 raised to power minus 5 equal 4 into 10 raised to s क्यूब। ये आ गया 0.3 यानी कि 3 into 10 raised to power minus 6 बराबर s क्यूब। तो s बराबर क्यूब रूट ऑफ 3। थ्री का क्यूब रूट 1 पॉइंट समथिंग होगा। Yes अच्छा, sir. एक चीज और है इसमें कि जो 1.73. M2SO4 है, जब ये टूटेगा तो 2 M बनेंगे, Plus SO4. तो ये 2s इज योर आंसर। 2s इज योर आंसर। तो 2 इंटू 3 का क्यूब रूट इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो देखो जो 3 का क्यूब रूट है वो हो जाएगा कितना, 1.73. नहीं वैल्यू, अरे स्क्वायर रूट होता है 1.73, हाँ सर. है ना। क्यूब रूट होगा 1 से 2 के बीच कुछ, ठीक। हाँ यस सर. उस वैल्यू को तुम अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 2 से 4 के बीच। 2 से 4 के बीच में 3 वैल्यू हैं। चलो दूसरा तरीका बताता हूं। इस 2 को क्या मैं क्यूब रूट ऑफ 8 लिख सकता हूं? देखो, यस सर. अच्छा 10 रेज़्ड पर माइनस 2 वाला तो एक ही ऑप्शन है, आंसर तो वही है सेकंड वाला। सेकंड वन. बाकी फिर नहीं तो इसको कंबाइन सर, करोगे वही तो फिर 3 की 24 का क्यूब रूट आ जाएगा। यस सर। सर. 3 का सर ये क्यूब पहले वाले क्वेश्चन में 4 क्या, तीसरे सर, वो वाले 3 की क्वेश्चन में 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? हाँ सर 64. फोर आएगा, सही है भाई। 4 4 4 ठीक है, बोलो और बोलो। 4 आएगा वो। सर 69. 69 solubility product of 3 sparingly soluble salt are given below, the correct order of decreasing molar solubility निकाल के देख लेना बेटा। सर निकाल के एक तो सर वो तो 4th आ रहा है शायद. देखो फॉर्मूले लगाते जाएं, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते जाओ। PQ के लिए, AB टाइप सॉल्ट के लिए S अंडर रूट KSP, तो 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 20 का अंडर रूट, यानी कि 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10। A2B के लिए 4s क्यूब, तो KSP 3.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14 बाय 4 का क्यूब रूट, है ना। ये 0.8 हो गया, 8 इंटू 10 माइनस 5 15 हो गया, 2 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 5। और A2B के लिए क्लियर है, कर लेंगे. चलो और बोलो। हो गए सर. मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम में डालें। पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 141 तक कंप्लीट करना है। यस सर. नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और एसिड बेस के क्वेश्चन भी तभी डिस्कस करूंगा। तो मतलब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ के मॉड्यूल डिस्कस करके चैप्टर खत्म कर लेंगे। सर वो 141 तक तो इंडिकेटर के भी क्वेश्चन है। इंडिकेटर के बीच में है क्या क्वेश्चन? तो छोड़ देना इंडिकेटर वाले। हाँ है, इसमें मैं बता देता हूं, उसमें इंडिकेटर आ गया ना बीच में। क्वेश्चन 119 छोड़ देना, 120 120, हाँ 119 120 122 123
128, पांच क्वेश्चन है बस। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ेंगे तब वो भी हो जाएंगे। 1110 भी है फिनोल्फथालीन वाला, 113 भी है, 114 भी है। ठीक है, 5-8 क्वेश्चन है कुछ, वो छोड़ो, बाकी करो। मतलब अपन उसके बेसिस पे रुकेंगे नहीं ना, अपन बाकी क्वेश्चंस कर लो, यस सर। क्योंकि हम इंडिकेटर पढ़ेंगे ना, तो बाकी वाले क्वेश्चन तो फिर ओरल क्वेश्चन है सारे, उनमें अपन को सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना है। मैं तुमको पढ़ाऊंगा और तुम्हें वो 8 क्वेश्चन वहीं सॉल्व करके दिखा दूंगा। और किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नहीं सर। क्या? क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में डाउट है? केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई पूछ रहा था, कोई डाउट है किसी को? यस सर। पूछ लो पूछ लो। सर बिगनर बॉक्स 4 किस क्वेश्चन में डाउट है बेटा? 4th क्वेश्चन में। 4th। N2 plus 3H2 2NH3, बोला ये 1:3 मोल रेशो में प्रेजेंट है और 50% रिएक्ट करते हैं। इसके मोल 1, इसके मोल 3, 50% रिएक्ट करेंगे तो ये बचेगा 0.5 और ये बचेगा 1.5, आधा आधा कर दिया। अगर N2 का 1 मोल रिएक्ट करता है तो NH3 के 2 बनेंगे, तो N2 का यहाँ 0.5 मोल रिएक्ट करा तो ये बनेगा 0.5 इंटू 2 यानी 1, तो ये 0.5, ये 1.5 और ये 1, यानी कि ये 1/2, ये 3/2 और ये 1। अब टोटल प्रेशर, पहले तो देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो 1/2 प्लस 3/2 2 प्लस 1 3 है ना। टोटल प्रेशर पीटी क्या है, पी। तो अगर मैं इनका पार्शियल प्रेशर निकालूं, ध्यान से देखना, इनका पार्शियल प्रेशर निकालूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर P/6, 1/2 अपॉन 3 इंटू P, 3/2 अपॉन 3 इंटू P, P/2, 1/3 P/3। मैंने तीनों का पार्शियल प्रेशर निकाल दिया। टोटल प्रेशर P था, टोटल मोल्स 3 थे और इनके खुद के मोल्स हैं 1/2, 3/2 एंड 1। पार्शियल प्रेशर निकाल दिए। Kp की इक्वेशन लिखो, Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 के पावर 2, तो P/3 टू द पावर 2 अपॉन P/6 इंटू P/2 का क्यूब। P अपॉन 27, P की पावर 4 अपॉन 6 9 सर। 9 48 P, 48/9 P स्क्वायर। अरे यार सर इसमें उसमें पार्शियल प्रेशर ही पूछा है सिर्फ NH3 का पार्शियल प्रेशर पहले नहीं बता सकते थे, पूरी मेहनत करवा दी मैंने से। 3 P/3 आंसर। चलो और वाला भी सर। आवाज नहीं आ रही बेटा, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, H2CO2, CO2 इनिशियल प्रेशर ऑफ H2CO2, ठीक है।
x moles per liter of hydrogen is consumed at equilibrium, the correct expression of Kp is। तो रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस CO2 से CO प्लस H2O बनता है। बोल रहा है कि इनिशियली H2 और CO2 बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन में अज्यूम करा है कि वो बराबर भी हैं और 1 भी है, ये लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। बोला x मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड, तो अगर ये x गया तो ये भी x जाएगा और ये x और x बन जाएंगे। Kc क्या होगा, x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इनिशियल H2 और CO2 को 1 लेना है और बराबर लेना है। अच्छा, मैंने वो नहीं किया था। 1 लेना है, वो उसमें लिखा नहीं है पर वो अज्यूम करना है। थर्ड वाले में भी ऐसे ही होगा क्या फिर? क्या थर्ड वाले क्वेश्चन में थर्ड वाले में तो दिए है ना वैल्यूज, थर्ड क्वेश्चन में तो वैल्यू दी है 0.4 0.8 0.8 एंड 4। थर्ड में 1 1 नहीं लेना, उसमें तो वैल्यू दी है, इसमें नहीं दी थी इसलिए 1 ली है। सर हाँ, सर मूल कॉन्सेप्ट में आइसोमॉर्फस वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप एक बार बता दीजिए। मोल कॉन्सेप्ट में क्या चल रहा है, मूल कॉन्सेप्ट में जो आइसोमॉर्फस वाले क्वेश्चन है ना, आइसोमॉर्फस वाले। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स हैं वो मैं कर लेता हूँ डिस्कस। पेज नंबर ये रहा मिली का 35 पे है ना, 83 क्वेश्चन है जैसे। metal M forms sulfate which is isomorphous with MgSO4.7H2O। तो आइसोमॉर्फस का यूज क्या है, देखो कि अगर वो MgSO4.7H2O के साथ आइसोमॉर्फस है तो हम उसका सॉल्ट लिखेंगे MSO4 और हम बोलेंगे कि इस पर चार्ज भी +2 होगा। M displaces 2.1516 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो हमने बोला अच्छा ये सिल्वर को डिस्प्लेस करता है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। कैसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन गिवन वेट अब which is 0.6538 अपॉन इक्विवेलेंट वेट वेट यस Yes, सर। sir. M/2। एटॉमिक वेट मेटल का M मान लिया, N फैक्टर 2 हो जाएगा। कितने सिल्वर को रिप्लेस करा, 2.16 ग्राम अपॉन M/2, M/1 सिल्वर का N फैक्टर 1। यस सर। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट इसका तो दिया ही था, इक्विवेलेंट वेट क्या आया, एटॉमिक वेट अपॉन N फैक्टर, जो आइसोमॉर्फस होने के कारण Mg के चार्ज के बराबर होगा यानी 2। और सिल्वर हमें पता है +1 स्टेट में ही होता है, तो उसका N फैक्टर 1। ओके सर, आगे। तो आइसोमॉर्फस का बेसिकली यूज क्या है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम N फैक्टर, सेम चार्ज ऑन द आयंस, यही यूज है आइसोमॉर्फस का पर्टिकुलरली। यस ठीक है, और कुछ बोलो। सर, ये ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्या? एग्जाम में तो आते ही हैं, और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइस जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब उसमें यूज ज्यादा होगा। तो मतलब ऐसा समझ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ना भी आए ना तो कॉन्सेप्ट यूज बहुत सारी जगह होता है। अच्छा,
ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ ही सकता है, पर कॉन्सेप्ट है तो यूज होगा वो काफी सारी जगह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब सर, तक ये जो laws वगैरह, क्या ये पीटीज लॉ ये वगैरह ये नहीं आते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट वाले? आ सकते बेटा, जो भी मॉड्यूल में है आ सकते हैं, पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि लेस आस्क्ड होते हैं, क्वेश्चन रेयरली आते हैं। पर मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं आ सकता। तुम्हारी मॉड्यूल में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, पर कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। स्टैंडर्ड चीजों पर बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत यूनिक चीज पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस हमने करने हैं वो सॉल्व कर लेना है। 7-8 क्वेश्चन उसमें इंडिकेटर के हैं, वो अभी छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिकेटर पढ़ लेंगे, उनके क्वेश्चंस कर लेंगे और बाकी भी बच्चे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा आयनिक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। हमने रेडॉक्स पढ़ लिया क्या? नो सर। नो सर। चलो देखते हैं वो तो शेड्यूल में क्या है नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।